तो अभी नेक्स्ट है न्याय संगत युद्ध, जस्ट वार थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस एक्विनास, ये मध्य युग का अरस्तू इसे कहा जाता है। हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, थॉमस एक्विनास के बारे में। अगर आपको और जानकारी चाहिए, एक वीडियो अपलोडेड है, उससे आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक्विनास ने अपनी कृति सुम्मा थियोलॉजिका में न्याय संगत युद्ध का समर्थन किया। युद्ध हो और वो जस्ट तरीके से हो। उन्होंने जस्ट वार के 3 तत्व बताए हैं। पहला, युद्ध की घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। तो भारत की सेना या भारत की गवर्नमेंट युद्ध की घोषणा करे। यह उचित कारणों के लिए हो। तब ऐसा नहीं है कि भारत की जो सेना है या भारत की जो सरकार है वो अनुचित कारणों के लिए युद्ध की घोषणा कर दे। अगर भारत की सोवरेंटी जैसे कि 1972 में हुई थी, कंप्रोमाइज हुई थी, तब तो युद्ध जायज है। युद्धरत पक्षों का इरादा सही होना चाहिए, अर्थात शांति की इच्छा व बुराई से बचना। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ठीक है, चलिए। माइकल वाल्जर की पुस्तक है जस्ट एंड अनजस्ट वार, 1977 में बुक आती है। और है नेक्स्ट पुस्तक है आर्गुइंग अबाउट वार, ये 2004 में आती है। तो इन्होंने वैधानिक प्रतिमान लीगल पैराडाइम के आधार पर युद्ध के सिद्धांत का विकास किया। स्वहितों की पूर्ति के लिए किसी पर आक्रमण करना अनजस्ट वार है। तो अगर चाइना अपने हित को पूरा करने के लिए ताइवान पर अटैक करता है तो ये क्या है, ये अनजस्ट वार होगा ना। और स्व सुरक्षा व आक्रमण होने पर युद्ध करना जस्ट वार है। तो भारत के ऊपर जब 1972 में युद्ध हुआ था, भारत ने युद्ध किया, तो ये जस्ट वार था। सर्वोच्च आपातकाल में मानवता को बचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर हाथ गंदे भी करने पड़ते हैं। तो डर्टी हैंड्स अगर आपको करने पड़े फॉर सेक ऑफ सेविंग ह्यूमैनिटी, मानवता को बचाने के लिए अगर आपको हाथ गंदे करने पड़े, युद्ध में जाना ही पड़ा, तो वो जायज है। यह पुस्तक विशेषकर वियतनाम युद्ध पर है। माइकल वाल्जर, जो कि एक प्रसिद्ध समकालीन समुदायवादी हैं, जिनकी पुस्तक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, 1982 में आती। हमने जब कॉम्टेरियन थिंकिंग पढ़ा था, रॉल्स को पढ़ा, तो बेसिकली इनका संदर्भ लिया था, तो उससे आप पढ़ सकते हैं इनको। वाल्जर ने अपनी पुस्तक जस्ट एंड अनजस्ट वार में मोरल रियलिटी ऑफ वार, यानी युद्धों का नैतिक यथार्थ पर लिखा है। जस्ट वार वह है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा जाता है। तो अगर भारत जैसे 1972 में जब बांग्लादेश के शरणार्थी आ गए थे, तो भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया, तो ये एक जस्ट वार था। क्यों? क्योंकि युद्ध किया जा रहा था मानवता की रक्षा के लिए, मानवाधिकार की रक्षा के लिए। इसके विपरीत जो मानवाधिकारों का हनन करे वो अनजस्ट वार है। नव न्याय संगत युद्ध, तो नियो जस्ट वार थ्योरी, ये जॉर्ज बुश सीनियर ने दिया है। जस्ट वार थ्योरी की 2 कोर थीम है। पहला, जस्ट एड बेलम, यानी जस्ट रिस्पॉन्स, जस्ट रिकोर्स टू वार, यानी युद्ध का उचित साधनों का सहारा इसमें लिया जाना चाहिए। आपके जो युद्ध के तरीके हैं वो जस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर गए और कब्जा करके वहां की महिलाओं बच्चों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं। युद्ध अंतिम उपाय हो, तो ये लास्ट रिजॉर्ट हो, यानी कि आप कोई बातचीत की संभावना या कूटनीति की संभावना ना बचे, तब तो युद्ध करना चाहिए। फिर उचित कारण हो, ऐसा नहीं कि आप अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी पर युद्ध थोप दें। वैध सत्ता द्वारा संचालन हो, तो इसको आर्मी या गवर्नमेंट द्वारा इसका संचालन किया जाए। फिर सही इरादा व नेक इरादा होना चाहिए इसमें, आपके कुटिल इरादे नहीं होने चाहिए, और सही अनुपातिकता का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई देश है, छोटा देश है, फॉर एग्जाम्पल इराक है, तो आप उसके ऊपर बम बरसाना स्टार्ट कर दीजिए, तो ऐसा नहीं, ये गलत बात होगी। तो जस्ट इन बेलो, जस्ट कंडक्ट इन वार, युद्ध में न्याय संगत आचरण। तो सिर्फ सेना को निशाना बनाया जाना चाहिए, नागरिक ठिकानों पर हमले ना हो, ये बात है कि आप नागरिक ठिकाने हैं वहां पर हमला ना करिए। तो अगर रूस के संदर्भ में देखा जाए, तो क्या रूस ने जस्ट वार थ्योरी का या जस्ट वार लड़ा? तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रूस ने बहुत सारे सिविलियन ठिकानों पर भी हमला किया, या ऐसा यूक्रेन में भी किया, ऐसा इजराइल भी करता है, तो ये गलत बात है। मानवीयता विरोधियों के साथ मानवीयतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। तो मानवीयता क्या है कि विरोधियों के साथ आप मानवतापूर्ण व्यवहार करिए। वैसा नहीं है कि आप किसी को, अगर युद्धबंदी है, जैसे भारत ने 1972 में लगभग 90,000 युद्धबंदी पकड़े थे, तो भारत चाहता तो इनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकता था, लेकिन भारत ने नहीं किया, उनको छोड़ दिया। तो यही है कि आप मानवीय व्यवहार करिए उनके साथ, ऐसा नहीं कि आप अमानवीय व्यवहार करिए। पश्चिमी विचारकों व पश्चिमी देशों ने अमेरिका द्वारा 2001 में अफगानिस्तान में किए गए आक्रमण को जस्ट वार की श्रेणी में रखा। अतिशयोक्ति परक युद्ध यानी हाइपरबोलिक वार, ये रोमान ओरा का कॉन्सेप्ट है, हाइपरबोलिक वार। और रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर, ये कोहेन का कॉन्सेप्ट है, कोहेन का महत्वपूर्ण विचारक। तो कार्ल वान क्लाउज़विट्ज़ फ्रांसीसी क्रांतिकारी
युद्धों व नेपोलियन युद्धों की एक प्रशिया अधिकारी थे ये युद्धों में, फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, और ये फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे। युद्धों व नेपोलियन युद्धों में प्रशिया के अधिकारी रहे हैं। इसने जनरल के रूप में सेवाएं दी। यह प्रशिया के वार कॉलेज प्रशियास वार कॉलेज का संचालक भी रहा, डायरेक्टर भी रहा। हैजे के कारण अप्रत्याशित मृत्यु हो गई थी इनकी। इसने अधूरा कार्य छोड़ा जिसे उसकी पत्नी मैरी ने संगठित किया। ऑन वार, ये 1832 में ऐसा किया के रूप में प्रकाशित हुआ। तो बुक जो इसकी थी ऑन वार, ये रशिया का मिलिट्री जनरल था। इसका प्रसिद्ध कथन है कि युद्ध अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक कार्य है, यह नीति का एक साधन है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, इट इज एन necessarily a political activity and an instrument of policy। ऑन बार ये पुस्तक 1832 में आई थी। पुस्तक में क्लाउज़विट्ज़ की प्रसिद्ध पंक्ति है, युद्ध राजनीति को अन्य तरीकों से जारी रखता है। द वार इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। अदर मीन्स क्या है? आप हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपकी जो नीतियां हैं, नेशनल इंटरेस्ट है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप युद्ध के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। युद्ध केवल राजनीतिक निरंतरता है जिसे दूसरे माध्यमों यानी हिंसा से जारी रखा जाता है। क्लाउज़विट्ज़ ऐसा बोलता है। युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति है, तो विदेश नीति है ये एक प्रकार से। क्लाउज़विट्ज़, युद्ध इस प्रकार से दुश्मन से हमारी इच्छा अनुसार मजबूर करने के लिए किया गया बल प्रयोग है। तो युद्ध क्या है कि बल प्रयोग है। हम अपने दुश्मन से हमारी इच्छा अनुसार कार्य करवाना चाहते हैं। तो हमने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो अफगानिस्तान को वेकेट करे। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे से काम करवाना है, युद्ध का एक अन्य मतलब है। युद्ध के ऊपर सबसे अच्छा बौद्धिक कार्य प्रसा जर्मनी के इस मिलिट्री जनरल कार्ल वान क्लाउज़विट्ज़ ने किया है। कार्ल वान क्लाउज़विट्ज़ की प्रसिद्ध पुस्तक है जो जर्मन भाषा में है, बोम क्रेज यानी ऑन वार। क्लाउज़विट्ज़ ने युद्ध के सैन्य पहलुओं के अलावा उसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। क्लाउज़विट्ज़ का सिद्धांत फॉग ऑफ वार भी है। इसका तात्पर्य है कि युद्ध में हार या जीत की अनिश्चितता होती है। तो फॉग ऑफ वार है मतलब कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या है। जैसे फॉग होता है तो आपको गाड़ी चलाने में कठिनाई होती है, आपको पता नहीं रहता कि आगे से गाड़ी आ रही है, क्या आ रहा है। तो यही युद्ध में आपको पता नहीं रहता कि हार होने वाली है, जीत होने वाली है। इस फॉग यानी अनिश्चितता को दूर करने के लिए इंटेलिजेंस आदि का सहारा लिया जाता है। तो जो कहते हैं कि वैसे की जो इंटेलिजेंस है या इजराइल की जो जैसे इंटेलिजेंस है बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वो कोई भी युद्ध आसानी से नहीं हारता या हारता ही नहीं। ये बात क्लाउज़विट्ज़ ने त्रिमूर्ति ट्रिनिटीज के रूप में के द्वारा युद्ध की प्रकृति को समझने की कोशिश की। एक ट्रिनिटी अलग अलग कारकों व प्रकृतियों से बना है, इसमें से प्रत्येक अलग अलग हो सकते हैं। इससे कई अलग अलग संभावित योजनाएं बन सकती हैं। क्लाउज़विट्ज़ ने युद्ध की प्रकृति का वर्णन करने के लिए दो त्रिमूर्तियों का विकास किया। पहली है, इसमें 3 तत्व शामिल हैं, जुनून यानी पैशन, फिर मौका यानी चांस आपके पास कैसा है, और विवेक, आप रीजन कैसे लगा रहे हैं। तो ये पहली ट्रिनिटी है। दूसरी है, इसमें 3 कार्यकर्ता होते हैं, शामिल होते हैं, तो पीपल, जनता, आर्मी, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो। तो 2 ट्रिनिटीज हैं। पहले में पैशन, मौका और पैशन, चांस और रीजन आता है। दूसरे में पीपल, आर्म फोर्सेस और पॉलिटिकल लीडरशिप आती है। युद्ध में 3 प्रवृत्तियां काम करती हैं, उन्होंने इतिहास में युद्धों में एक साथ आने के लिए प्रेरित किया है। तो 3 प्रवृत्तियां काम करती हैं, उन्होंने इतिहास में युद्धों में एक साथ आने के लिए प्रेरित किया है। पहला जुनून, पैशन। तो यह लड़ाई के उद्देश्य या युद्ध में हत्या करने के भाव को प्रेरित करती है कि आप कहाँ तक युद्ध में किस हद तक आप जा सकते हैं। नेपोलियन फ्रांस का अवलोकन करते हुए क्लाउज़विट्ज़ ने लिखा, युद्ध केवल सरकारों व उनकी छोटी भाड़े की सेनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे लोगों का एक व्यवसाय बन गया। तो लोग के लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे, जुनून था, चलिए खत्म करते हैं दूसरों को। मौका, तो युद्ध आकस्मिकता या विशुद्ध अवसर कुछ भी हो सकता है। सभी अलग अलग तत्वों ने मानवीय त्रुटि से लेकर मौसम तक अनंत अप्रत्याशित संयोजनों का निर्माण किया है जो युद्धों के परिणामों और लोगों के भाग्य को आकार देता है। तो ये एक प्रकार से संयोग ही था कि जब 1556 में काइंड ऑफ पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का, तो हेमू के आंख में क्या लग गया था, तीर लग गई थी, जिससे कि वो अचेत होकर गिर पड़ा था और उसकी सेना को लगा कि हमारा जो लीडर है मारा गया। तो भगदड़ मच गई और अकबर है उसने पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था या हेमू की सेना को हरा दिया था। तो ये एक मेयर अप्रत्याशित संयोजन भी हो सकता है। क्लाउज़विट्ज़ ने
रियल वार और ट्रू वार में अंतर बताया है। रियल वार जैसा वास्तव में होता है, वार एज इट एक्चुअली हैपेंस। तो रियल वार क्या है? जैसे वार हो रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में अगर कोई युद्ध हो रहा है तो रियल वार, जैसा कि 1972 में हुआ था। फिर ट्रू वार, तो युद्ध में अंतर्निहित प्रवृत्ति, बढ़ने की प्रवृत्ति है, द इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ वार टू एस्केलेट। तो ट्रू वार क्या है कि जैसे मान लो सन 2002 में भारत की पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ, तो इसमें क्या था कि जो युद्ध है उसको एस्केलेट होने के इसमें चांसेस थे। जैसे कि 1999 में जब कारगिल वार हुआ, तो इसके एस्केलेट होने के चांसेस थे कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े स्तर पर भी लड़ा जा सकता था। तो ये बात थी। क्लाउज़विट्ज़ के लिए युद्ध अन्य हिंसक साधनों को जोड़ने के साथ लड़ाकू समूहों के बीच राजनीति का एक सिलसिला है। रणनीतिक उद्देश्य युद्ध को सीमित करना व हिंसा को बढ़ाना दोनों हो सकता है। विवेक, तो रणनीति की धारणा के रूप में विवेक शामिल है। राजनीतिक नेता व सैन्य कर्मचारी युद्ध के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा करने में वे हिंसा के प्रयोग को तर्कसंगतता के अध्ययन करते हैं। वे विशेष सैन्य व राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा को रोकने और नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। क्लाउज़विट्ज़ का मानना है कि युद्ध में जुनून, अवसर व विवेक के कारण विभिन्न संयोजन होते हैं। तो विवेक भी महत्वपूर्ण है, रीजन भी महत्वपूर्ण है कि 1972 का जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान पहले अग्रसर था। पाकिस्तान ने हमला भारत पर सबसे पहले किया था, या इन द सेंस कि उसने बहुत ज़्यादा मार काट की थी। लेकिन जो हमारे अभी एक पिक्चर भी आई है, आपने देखा होगा, तो उसमें जो हमारे उसमें के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को काइंड ऑफ सलाह दी कि आप अभी सर्दियों तक रुक जाइए, उसके बाद युद्ध करेंगे, आप बरसात को चले जाने दीजिए। तो इसमें रीजन भी काम करता है। आप आवेश में आके अटैक ना कर दें किसी के ऊपर, आप रीजन देखिए, अपना समय देखिए कि हम कब अनुकूल होंगे युद्ध लड़ने के लिए। हॉर्नबार में युद्ध के 3 करता है। पहला, जनता, तो राष्ट्रीय दुश्मनी के भाव से प्रेरित जनता। तो वैसे भारत और पाकिस्तान की जनता क्या है, इसी प्रकार से इसको समझा जा सकता है। फिर सेना, यह युद्ध की रणनीति तय करती है। सेना को डिसाइड करना है कि कब, कहाँ, कैसे हमला करना है। फिर राजनीतिक नेता, तो ये सैन्य कार्यवाही के लक्ष्य व उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी है कि पूरा तोड़फोड़ करके, यानी ये उद्देश्य निर्धारित करते हैं। क्लाउज़विट्ज़ ने प्राथमिक रणनीति को दूसरों से जोड़ने के लिए 3 प्रवृत्तियों में से प्रत्येक को एक राजनीतिक इकाई के घटक के साथ जोड़ा है। तो पहला है कि जुनून के दायरे में लोगों से जुड़ा है। युद्ध के बारे में उनकी भावनाएं, विश्वास, इच्छा का अभाव आदि देखते हैं। जो पहली ट्रिनिटी है उसको हम दूसरे ट्रिनिटी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जुनून किसके अंदर होगा? लोगों से जुड़ा होता है कि उनके अंदर युद्ध की भावनाएं क्या है। जैसे पाकिस्तान की जनता, कहा जाता है कि पाकिस्तान की जनता के पास राष्ट्र प्रेम केवल और केवल अगर 5% है, तो 90% भारत के प्रति हेट्रेड भरी हुई है। तो ये है उनके राष्ट्र प्रेम का लेवल। तो यही उनकी भावनाएं, विश्वास, इच्छा का भाव, ये जुनून लोगों से जुड़ा हुआ है। फिर अवसर को आर्म फोर्सेज के साथ जोड़ा जा सकता है, जिन्हें युद्ध के परीक्षणों और भाग्य के खिलाफ अपनी क्षमताओं का परीक्षण करना है। तो अवसर, ये आर्म फोर्सेज देखेगी कि हमें कब, कैसे, कहाँ आक्रमण करना है और किस प्रकार से मैक्सिमम आउटपुट लेना है। विवेक के लिए इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेदार माना है, अर्थात राजनीतिक अधिकारियों को युद्ध पर निर्णय लेते हैं और अपने अंतिम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। तो ये विवेक उन पर सूट करता है। इसमें सैन्य अधिकारी व जनरल, अन्य नेता भी शामिल हैं, जो लक्ष्यों की वास्तविकता के रूप में सैन्य व्याख्या ट्रांसलेट करते हैं। क्लाउज़विट्ज़ ने माना कि युद्ध में हमेशा अधिक हिंसा के लिए चरम सीमाओं की अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। क्लाउज़विट्ज़ ने माना है कि युद्ध में हमेशा अधिक हिंसा के लिए चरम सीमाओं की अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक पक्ष को दुश्मन को हराने की कोशिश करने, आत्मसमर्पण हेतु मजबूत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बल की मात्रा को बढ़ाने के लिए लुभाया जाता है। युद्ध के बढ़ने की अंतर्निहित प्रवृत्ति बल के प्रयोग पर वास्तविक मानवीय सीमाओं को कम करती है। क्लाउज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध बल का कार्य है तथा बल कार्य की कोई तार्किक सीमा नहीं होती। प्रत्येक चाल को एक मजबूत प्रतिचाल द्वारा जांचा जाता है, जब तक कि लड़ाकों में से एक समाप्त नहीं हो जाता। फिर क्लाउज़विट्ज़ ने युद्ध को 2 प्रकार से विभाजित किया है। तो पहला है लिमिटेड वार, दूसरा है टोटल वार। तो जो राजनीतिक अस्तित्व से कम उद्देश्य के लिए लड़ा जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर लिमिटेड वार देखा जाए तो 1999 का कारगिल वार ये काइंड ऑफ लिमिटेड वार था। टोटल वार इस युद्ध में अस्तित्व दांव पर रहता है। तो 1972 में जो युद्ध हुआ था उसे हम इस युद्ध में काउंट कर सकते हैं, जो 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ये उस प्रकार का वार। सीमित युद्ध के उदाहरण है तो फॉकलैंड या मालविनास युद्ध, ये 1882 में हुआ था। अर्जेंटीना व ब्रिटेन दोनों के लिए सीमित युद्ध था, जो कुछ द्वीपों के लिए लड़ा गया था।
या कुछ द्वीपों पर लड़ा गया था। युद्ध के बाद दोनों ही राज्य वहां बने रहे, अस्तित्व में रहे। उन्होंने कभी भी एक दूसरे के गृह क्षेत्रों पर अधिकार करने की योजना नहीं बनाई। संपूर्ण युद्ध के उदाहरण तो अस्तित्व के लिए राजनीतिक इकाइयों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध ये है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध या फर्स्ट वार। जो मित्र राष्ट्रों ने, जो एलाइड पावर्स थी, ने नाजी जर्मनी से आत्मसमर्पण करने की मांग की। युद्ध एक प्रतिभागी के लिए लिमिटेड वार हो सकता है, दूसरे के लिए टोटल वार हो सकता है। तो हो सकता है कि भारत जिस वार को टोटल वार करना चाह रहा हो, पाकिस्तान उसे लिमिटेड रखना चाह रहा था, या उल्टा भी हो सकता है। जैसे प्रथम इंडो चाइना युद्ध हुआ था ये, तो वियतनामियों के लिए टोटल वार और फ्रांस के लिए लिमिटेड वार था। वियतनामी सेनाओं ने फ्रांसीसी साम्राज्य से मुक्ति के लिए संघर्ष किया था। युद्ध के प्रकार एवं विचारक तो नोम चॉम्स्की हेजेमोनिक वार का सिद्धांत देते हैं। तो जो अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया था, ये हेजेमोनिक वार का उदाहरण था, असिमेट्रिकल वारफेयर का उदाहरण था। फिर स्मिथ लोगों के बीच युद्ध, वार एमंगस्ट पीपल का कॉन्सेप्ट देता है। मैरी कार्लडोर ये न्यू वार देखा था कि मैरी कार्लडोर ये न्यू वार है, और न्यू वार एंड ओल्ड वार ये सन 2000 में उनकी पुस्तक आती है। नए युद्धों को सत्ता के संकट से जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव है। तो ये एक सत्ता के संकट, जिस प्रकार से अथॉरिटी का संकट आ रहा है, उसके कारण ये युद्ध हो रहे हैं, न्यू वार। मार्क डलफील्ड ये नेटवर्क युद्ध की बात करते हैं। मार्क डलफील्ड, मार्टिन सा ये जोखिम हस्तांतरण युद्ध यानी रिस्क ट्रांसफर वार, इसको काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट देते हैं कि आप रिस्क ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे क्या रहता है, जैसे अगर यूएसए चाइना से डायरेक्ट लड़ेगा तो रिस्क ज़्यादा किसको होगा, यूएसए का होगा, लेकिन ये रिस्क ट्रांसफर कर देता है इंडिया को, लो हम चाइना को बीच में खड़ा कर देंगे, तो रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। एम डिलन ये युद्ध का उदार तरीका बताते हैं। डेरियान ये वर्चुअल वार या कंप्यूटर वार या साइबर वारफेयर की बात करते हैं। रेमंड ओरा ये हाइपरबोलिक वार की बात करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अभी ये भी देख लो, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 45, कोल्ड वार 1945 से 91, और जो ग्लोबल वार ऑन टेरर है ये 2001 से अभी भी जारी है। बुक्स कौन कौन सी हैं युद्ध के ऊपर? पहली है स्टडी ऑफ वार, ये क्विंसी राइट की है, स्टडी ऑफ वार। ऑन वार ये बोम क्रिजे, ये इसका जर्मन शब्द है, ये बेसिकली ऑन वार। ये कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ की है। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की है, वार एंड पीस। पीस एंड वार रोमान दोरा की है। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की है, और पीस एंड वार ये रोमान ओरा की। फिर जस्ट एंड अनजस्ट वार ये माइकल वालर का कॉन्सेप्ट है। मैन स्टेट एंड वार केनेथ वाल्टज ने ये पुस्तक लिखी है। ये नवयथार्थवादी हैं, या इसे स्ट्रक्चरल रियलिस्ट भी कहा जाता है। फिर पीपल स्टेट एंड फियर बेरी बुजान की पुस्तक है। स्टेबल पीस केनेथ बोल्डिंग की है। परपेचुअल पीस इमैनुअल कांत की है। ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस ये ह्यूगो ग्रोसेस की है, न्यायसंगत युद्ध का कॉन्सेप्ट ये देते हैं। और न्यू वार एंड ओल्ड वार ये मैरी कार्लडोर की है, 2006 में पुस्तक आती है। और आर्ट ऑफ वार ये सुंजू की पुस्तक। तो चलिए यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और आप एक और इसमें चीज़ है कि आप लोग इसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में मदद मिले, तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक्स का एक बटन है, उसको भी आप उसका भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।